हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आइए हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक आंदोलन कब हुआ। तो हुआ ये था कि अफ्रीका से 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में जिन लोगों को गुलाम बना करके लाया गया था, उनके जो वंशज थे उनके साथ अमेरिका में नस्ली भेदभाव हो रहा था। तो इस भेदभाव के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक आंदोलन छेड़ा। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था, कोई भी हिंसा इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। इसका उद्देश्य यही था कि नस्ली भेदभाव पर आधारित जो भी नियम कानून या फिर व्यवहार है उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। तो यह आंदोलन कब से कब तक चला था? यह आंदोलन चला था 1954 से लेकर के 1968 तक। तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? तो देखिए, महिलाओं के समान अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नारीवादी समूहों द्वारा यह महसूस किया गया कि जब तक महिलाओं का सत्ता पर कंट्रोल नहीं होगा, सत्ता पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, तब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि जनता द्वारा जो डायरेक्ट चुने जा रहे हैं प्रतिनिधि, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक से अधिक हो, बढ़ाई जा सके। हालांकि इसके बावजूद भी अभी भी देखा जाए तो 2019 में लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व 14.36% लगभग था, और राज्य विधानसभा में तो ये 5% से भी कम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, राज्य विधानसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व कितना है? तो 5% से भी कम है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? देखिए, एक होता है एक दलीय व्यवस्था, मतलब ऐसे देश जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी को सरकार बनाने की अनुमति हो, वहां पर एक दलीय व्यवस्था होती है। जैसे चाइना हो गया, चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनाती है। तो यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है चाइना में? एक दलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था होती है जब सत्ता का स्थानांतरण दो दलों के बीच में होता रहता है। जैसे अमेरिका हो गया, जमैका हो गया, माल्टा हो गया। अमेरिका में क्या है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहता है सत्ता पाने के लिए, और इन्हीं दोनों में से किसी एक को मिलती है। तो अमेरिका में क्या हो जाएगी? द्विदलीय व्यवस्था। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय का मतलब होता है कि जहां पर दो से अधिक समूह मिल करके पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, चाहे अपने दम पर बनाए और चाहे गठबंधन करके। तो ऐसे देश में जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? देखिए, नेपाल का संविधान तो 1990 में ही अपना लिया गया था, और उसमें राजा के अधिकारों को लिखित रूप दे दिया गया था। उनके क्या नियम कानून होंगे, सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड था। 1919 के संविधान में ही डिसाइड कर दिया गया था। फिर ये संघर्ष चला 2006 तक, और 2006 में फाइनली राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया और राजतंत्र बदल गया लोकतंत्र में। तो ऐसा कब हुआ? 2006 में। कई वर्षों के संघर्ष के बाद 2006 में राजतंत्र नेपाल में लोकतंत्र में कन्वर्ट हो गया, और अगले साल 2007 में ही एक अंतरिम संविधान भी अपना लिया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? देखिए, बहुत सारे संगठन होते हैं राजनीतिक संगठन के अलावा भी, जिनका अपना एक उद्देश्य होता है। कुछ पर्यावरण के लिए होते हैं,
जैसे ये पानी के निजीकरण के लिए यहाँ पर बात हो रही, तो इसके लिए अगुवाई किया था फेडकोर ने। बोलीविया का एक संगठन था, इसमें मुख्यतः इंजीनियर थे और इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद। इन लोगों ने मिल करके आंदोलन किया था मुख्यतः, और ये पानी के निजीकरण के खिलाफ था। एक है, अगला था ये नापम। नापम जो है संगठन, नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट, ये भी एक पर्यावरणीय आंदोलन था। बैमसेफ है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन। इसका उद्देश्य था, ये सरकारी कर्मचारियों का संगठन था। इसका उद्देश्य था जो जातिगत भेदभाव होते हैं उनको समाप्त करना। तो हम देख सकते हैं कि राजनीतिक संगठन के अलावा और भी संगठन होते हैं, पर्यावरणीय संगठन होते हैं, या फिर जातिगत भेदभाव के खिलाफ या पानी के निजीकरण के खिलाफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेडकोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, इससे कोई मतलब नहीं है। उत्तम परिवहन व्यवस्था, हो सकता है कुछ हद तक। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, ये सबसे बेस्ट कारण है। उच्च प्रति व्यक्ति आय, ये भी हो सकता है। देखिए, कुछ न कुछ मात्रा में सारे ही ऑप्शन हैं, लेकिन सबसे बेस्ट देखा जाए, सबसे ज्यादा जिसका रोल है वो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं का की पर्याप्त उपलब्धता। कैसे होगी? जैसे लोग शिक्षित होंगे तो जागरूक होंगे, जागरूक होंगे तो प्रसव संबंधी सावधानियां बरतेंगे, और समय पर टीकाकरण होगा, पोषण पे ध्यान दिया जाएगा। तो इन सब चीजों को जब ध्यान दिया जाएगा तो शिशु मृत्यु दर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है। अगला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य जैसी अगर मौलिक भौतिक सुविधाएं जो हैं, इनकी पर्याप्त उपलब्धता होगी, मान लीजिए हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक हो गए, ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर होंगे, तो सबसे बड़ी बात कि किसी एक यूनिट की बात करें तो वहां भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो प्रॉपर देख रेख होगी, और जो भी अस्पताल में सुविधाएं मिलती हैं वो सब मिलेंगी। टीकाकरण समय पर होगा, सुविधा के साथ होगा, सारे टेस्ट होंगे अच्छे से, और समय पर रिपोर्ट मिलेंगी। तो इन सब चीजों से भी क्या होगा, शिशु मृत्यु दर कम होगी। क्योंकि हम जब बार बार चीजों को डायग्नोज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम वहीं पर सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा रोल है शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। शिशु मृत्यु दर होता क्या है? शिशु मृत्यु दर होता है कि एक वर्ष में एक वर्ष से कम उम्र के शिशु की मृत्यु अपॉन उसी वर्ष कुल सजीव जन्म गुणे 1000। मतलब क्या है कि एक वर्ष में हम देखेंगे कि एक वर्ष से कम उम्र के कितने शिशु की मृत्यु हो गई है, उनके नंबर्स देखेंगे, और उसी वर्ष में कुल कितने सजीव जन्म हुए हैं, उनके रेशियो को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी को कहते हैं शिशु मृत्यु दर। और इसको कम करने के उपाय हमने देखा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? देखिए, संगठित क्षेत्र होता है, एक होता है असंगठित क्षेत्र। क्या अंतर होता है दोनों में? देखिए, कोई भी सरकार में या सरकारी कंपनी में या 10 या 10 से ज्यादा श्रमिकों को नियोजित करने वाली निजी संस्था को हम क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र क्या होता है?
10 से कम श्रमिकों को संयोजित करने वाली निजी संस्था, इसको हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र। क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान होते हैं? जैसे संगठित क्षेत्र को अगर हम देखें तो इसमें एक रेगुलर सैलरी मिलती है और सेवा शर्तें फिक्स होती हैं पहले से ही, है ना। समाज में प्रतिष्ठा होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, पेंशन जैसी चीजें होती हैं और साप्ताहिक छुट्टी मिलती है, वेतन सहित। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, डेली बेसिस पे भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। सेवा शर्तें कुछ नहीं होती हैं, मालिक की इच्छा पर है, जब चाहेगा आपको निकाल देगा। सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होती, पेंशन का कोई इसमें रोल नहीं है और साप्ताहिक छुट्टी भी जो है नहीं मिलती है, मिलती है तो उसका वेतन कटेगा, मतलब उसको वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर हो गए। मुझे पूछा है कि किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है, तो हम देखेंगे कृषि मजदूर है, ये असंगठित क्षेत्र में है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, ये संगठित क्षेत्र में माना जाएगा क्योंकि इसकी एक फिक्स सैलरी होती है, सवेतन साप्ताहिक अवकाश भी मिलता है, सेवा शर्तें फिक्स होती हैं। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वहां पर 10 से ज्यादा श्रमिक को ही नियोजित किया गया होता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, मल्टीनेशनल कंपनी के जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। लघु उद्योग के श्रमिक, ये भी असंगठित हो जाएगा और कबाड़ी वाला असंगठित तो है ही, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए उसे कौन सा उपाय किया जा सकता है? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। देखिए तीनों तीनों के द्वारा ही रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होते हैं। देखिए सिंचाई की सुविधा में वृद्धि होगी अगर, तो कृषि योग्य जो भूमि होगी उसका विस्तार होगा। जब कृषि योग्य भूमि का विस्तार होगा तो उसमें जो डिमांड होगी किसानों की या फिर मजदूरों की, वो बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रोजगार के अवसर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, विद्यालय अस्पताल की स्थापना, जब विद्यालय और अस्पताल बन रहे होंगे, उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, तो वहां पर जो लोग एम्प्लॉयड होंगे उनको रोजगार मिलेगा। फिर विद्यालय और अस्पताल बन जाने के बाद वहां पर जो स्टाफ होंगे, टीचिंग स्टाफ होंगे, मान लीजिए विद्यालय में टीचिंग स्टाफ होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे, और जो भी होगा उनको क्या मिला, रोजगार। अस्पताल में क्या होगा, जो स्टाफ होंगे उनको रोजगार मिलेगा। और ये बनने के बाद, जैसे विद्यालय बन गया तो बनने के बाद जो वहाँ पढ़ाई करेंगे वो अपने रोजगार के अवसर को सुनिश्चित करने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। देखिए इकाइयाँ जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी वहाँ पर एम्प्लॉयड लोगों की संख्या उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो इससे इकाइयों की स्थापना से भी क्या होगा कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? देखिए 1 रुपए के करेंसी नोट को छोड़ करके सारी करेंसी जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। ठीक है, आरबीआई ही जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मौद्रिक नीति। तो करेंसी नोट जारी करने कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया और श्याम ने यह कर्ज बैंक से 8% ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए राम है और श्याम है, राम ने लिया है 1.5% प्रति माह, तो एक महीने का ब्याज दे रहा है 1.5%,
तो 1 साल यानी कि 12 महीने का कितना देगा, 1.5 गुणे 12 यानी कि 18%। और श्याम ने 8% लिया है प्रति वर्ष, यानी कि इसके ब्याज की दर वार्षिक है। तो राम जो है 18% ब्याज देगा 1 साल में और श्याम देगा 8%। तो ज्यादा ब्याज कौन दे रहा है, राम, है ना। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, कागजी कार्रवाई की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। श्याम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि उसे ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। देखिए श्याम को ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ रहा है, श्याम को राम की अपेक्षाकृत कम ब्याज देना पड़ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। राम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि वो ज्यादा ब्याज दे रहा है, हाँ ये सही है, ये श्याम की अपेक्षा ज्यादा ब्याज दे रहा है, इसलिए राम की हालत ज्यादा खराब है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, ब्याज तो किसी को नहीं मिल रहा है, दोनों को ही ब्याज देना पड़ रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया था। देखिए एज अ कंज्यूमर हम जो किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हमको उसके बारे में सूचना पाने का अधिकार होता है। मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीदते हैं, खराब निकल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, है ना, कंपनसेशन मांग सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारे अधिकार होते हैं। इसी अधिकार को एक्सटेंड करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने अक्टूबर 2005 में सरकारी कार्यालयों के क्रियाकलापों को की जानकारी भारत के नागरिकों को प्राप्त कराने के लिए एक सूचना का अधिकार नियम या कानून पारित किया। कब पारित किया, अक्टूबर 2005 में। क्यों, जो भी सरकारी कार्यालय हैं उनके कार्यकलापों की सूचना भारतीय नागरिकों को प्राप्त कराने के लिए, उनकी जानकारी को प्राप्त करना सुनिश्चित कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू किया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अक्टूबर 2005। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए इसको हम कहते हैं उदारीकरण। हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। उदारीकरण क्या होता है कि जो पहले से नियम है, कठिन नियम, उनको या तो खत्म कर दिया जाए या तो सरल बना दिया जाए, उसको क्या कहते हैं, उदारीकरण। निजीकरण क्या होता है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है देश में, उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाना, उसको कहते हैं निजीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ इंटीग्रेट करना, एकीकृत करना, क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। तो अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उदारीकरण। कि जो भी प्रतिबंध, जो भी नियम कानून है जो कठिन है, उनके कारण अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, तो इन कानूनों को या तो हम सरल बना दें काफी, या तो खत्म ही कर दें, तो इसको कहेंगे उदारीकरण। या फिर ऐसे समझिए कि आ, कोई कंपनी है, फॉरेन कंपनी, ठीक है, उसको अपने देश में आने देना, ये क्या है, उदारीकरण। ठीक है, आने के बाद उसको हम महत्व दें, उसको अवसर दें उस कंपनी को, तो इसको क्या कहेंगे, निजीकरण। और ये सब करने के बाद क्या हो रहा है, ये सब करने से क्या हो रहा है कि कोई देश दूसरे कंट्री के साथ अपने इंटरेक्शन को बढ़ा रहा है। जब इंटरेक्शन बढ़ता है तो इसको कहते हैं हम वैश्वीकरण। तो यही तीनों एक दूसरे पे बहुत एक दूसरे से लिंक्ड हैं। उदारीकरण और निजीकरण होता है तो वैश्वीकरण अपने आप होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर था इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? ये तो फ्रांस के दार्शनिक थे। दार्शनिक क्या, ये लेखक भी थे, इतिहासकार भी थे, और कई भाषाओं की इनकी जानकारी भी थी, भाषाविद थे। और इनका फ्रांस की क्रांति में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा रोल था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, फ्रांसीसी दार्शनिक। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। इसमें आप नेपोलियन के रोल को जानते ही हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1789। 1857 में द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, हम लोग जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? हिटलर, नेपोलियन, जोसेफ मत्सिनी, कार्ल मार्क्स। तो देखिए, इटली का यूनिफिकेशन जब हो रहा था, एकीकरण जब हो रहा था, तो उसके कई प्रयास किए गए। 1830 तक जितने भी प्रयास किए गए सब फेल हो गए। तो उसी समय एक जोसेफ मत्सिनी, कहीं कहीं मेजनी भी लिखा रहता है, ये जो है एक कोयला झोंकने वाली कंपनी थी, उसमें काम करते थे। तो इन्होंने जब इटली के एकीकरण की क्रांति में अपना योगदान देना शुरू किया, तो इनको इटली से निकाल दिया गया। जब इटली से निकाल दिया गया तो ये पहुंच गए फ्रांस, और फ्रांस में इन्होंने सन 1831 में यंग इटली नाम का एक भूमिगत संगठन बनाया। इसका उद्देश्य था कि जितने भी नव युवक हैं उनके अंदर भाईचारा और देश प्रेम की भावना को जागृत कराना। इससे क्या होगा कि जो नवयुवक हैं वो राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संगठित हो जाएंगे। तो ये इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। तो संगठन के संस्थापक कौन थे? हमने बताया कि जोसेफ मत्सिनी या फिर मेजनी, ये इस संगठन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? देखिए, गांधी जी जो है सन 1893 में अफ्रीका गए थे। क्यों गए थे? एक भारतीय मूल के व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला नाम था उनका, उनका केस लड़ने के लिए गए थे। जब वहां गए वो अफ्रीका में, तो वहां पर उनको नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। कैसे? ये ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे अफ्रीका में, तो वहां पर फर्स्ट क्लास के डब्बे से इनको बाहर निकाल दिया गया था। ये कहकर निकाला गया था कि जो फर्स्ट क्लास का कोच होता है वो सिर्फ गैर गोरों के लिए, ये गैर गोरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ गोरों के लिए है। तो ऐसा करके गांधी जी को जब निकाल दिया गया तो वो बहुत आहत हुए। तो उन्होंने वहां पर एक सत्याग्रह की शुरुआत की। इस भेदभाव के खिलाफ एक सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह का मतलब होता है अहिंसक प्रतिरोध। मतलब गांधी जी का मानना था कि अगर हम अहिंसा से काम लेंगे, अगर हम वास्तव में हमारा जो उद्देश्य है वो सच्चा है, तो हमें किसी भी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो इसी को कहते हैं अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह। तो गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह शुरू किया और काफी लंबे समय तक चला। फिर वहां से सफलता प्राप्त करने के बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915 में। और इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? देखिए, पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 में। ठीक है। इसमें क्या था कि देखिए, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी, इन दोनों के मध्य दलितों के उत्थान को लेकर के
चाहते दोनों लोग दलितों का उत्थान थे, लेकिन उनके विचार अलग अलग थे, तो इसलिए मतभेद था। तो ये जो पूना पैक्ट हुआ था, ये हिंदू सवर्णों और दलितों के मध्य था, और दलितों के मध्य। तो ये किसके बीच हुआ था? भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। इस पैक्ट के तहत हुआ ये था कि जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल है उसको समाप्त कर दिया गया, और राज्य विधानमंडल में उनकी जो आरक्षित सीटों की संख्या थी वो पहले 71 थी, उसको बढ़ा करके 148 कर दिया गया। ये दो मेन चीजें हुई थी पूना पैक्ट के तहत। किसके किसके बीच हुआ? अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में। कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था, यरवदा जेल है वहां पर, पुणे की यरवदा जेल में ये पैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1890 के दशक में रिंटरपेस्ट बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो रिंटरपेस्ट बीमारी जो है, ये जो है इसको कैटल प्लेग भी कहते हैं। ये बीमारी जो है चूहों से फैलने वाली थी, वायरस के जरिए फैलती थी, और ये शुरू हुई थी अफ्रीका में। अफ्रीका का जो पूर्वी तट है, इरिट्रिया एक देश है, वहां से शुरू हुई थी 1890 में ही, और 1892 तक ये पहुंच गई थी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, अटलांटिक कोस्ट पर पहुंच गई थी, और अगले 5 साल में ये साउथर्न मोस्ट पार्ट में भी अफ्रीका के अफेक्ट कर गई थी, यानी कि केप वाले एरिया में। तो ये बहुत तेजी से फैली थी ये बीमारी, और इसमें क्या हुआ था कि लगभग 90% मवेशी जो थे अफ्रीका के, वो मारे गए थे, वो मारे गए थे। तो वो बीमारी किस देश में फैली थी? अफ्रीका में। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो दो गुट बन गए थे मुख्य रूप से, जो अपने अपने सैन्य संगठन को बना रहे थे। तो उसमें एक था मित्र राष्ट्र और एक था दूरी राष्ट्र। तो जो मित्र राष्ट्र थे उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? उसमें था फ्रांस, रूस, इसको सोवियत संघ भी कहते हैं उस समय कहते थे, और यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, और कुछ हद तक जो है चीन भी था। दूरी राष्ट्र में कौन कौन थे? JIJ, यानी कि जर्मनी, इटली और जापान। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि मित्र राष्ट्र के पाले में कौन था? तो जो भी देश इनका सपोर्ट कर रहे थे वो सब मित्र राष्ट्र के पाले में माने जाते थे। तो डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटेन, तो ये किसमें था? मित्र राष्ट्र के पाले में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन बनाई गई थी जेम्स हार्ग्रीव्स के द्वारा। कब बनाई गई थी? 1764 में। देखिए, इस मशीन के बनने से हुआ क्या था कि जो कताई की प्रक्रिया थी ना, वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। एक मजदूर एक पहिए को घुमा करके अब बहुत सारी तकलियां एक साथ काट सकता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मजदूर की डिमांड कम हो गई। जब एक मजदूर ही इतना काम कर रहा है तो मजदूर की डिमांड तो कम होनी ही थी। जब मजदूर की डिमांड कम हो गई तो वहाँ की महिलाओं ने, जो ऊन काटने वाली महिलाएं थी, उन्होंने इन मशीनों पर हमला कर दिया, जेनी मशीनों पर, क्योंकि उनको डर था कि वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? जेम्स हार्ग्रीव्स के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं सोशल साइंस के। इसको आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए हम लोग फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।